Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and today we are discussing the last chapter of our An Alien Hand book, and the name of the chapter is An Alien Hand. In our previous video, we discussed the first part of the chapter and we also did a few questions, the comprehension check. Now we are going to start with the second part of the chapter because it's a big chapter, right? So let's start with it. Next day, when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. Acha, what did we see in the previous chapter? That there is this boy named Tillu and they all live underground in artificial conditions because they cannot go on the surface of the surface of their planet because the temperature of the sun had changed and that's why the air became thin and all those things. He is very curious to know about the secret passage जहाँ से उसके फादर जो हैं अपने काम पे जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं. उसने कभी स्टार्स नहीं देखे, उसने कभी सन नहीं देखा बिकॉज वो लोग ऊपर कभी जा ही नहीं सकते, राइट? तो बेसिकली ही इज लाइक वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दीज थिंग्स एंड नाउ व्हाट हैपेंस वी आर गोइंग टू सी. सो जब नेक्स्ट डे टिल्लू के जो फादर थे वो काम पे गए, सो ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट. कंट्रोल रूम मतलब जहाँ से सारे मशीन, सारा टेम्परेचर, सब कुछ कंट्रोल होता था. देखा वहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. किस चीज़ का? पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन. तो एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन लगा हुआ था और सब लोग उस स्क्रीन को देख रहे थे. इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड. अब उसमें क्या दिखाया गया कि एक पूरा क्लियर बैकग्राउंड था, उसमें एक छोटा सा डॉट दिख रहा था. इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन. तो उनमें क्या बोला? नहीं, ये स्टार नहीं है क्योंकि ये हिल रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग. हमारे कंप्यूटर ने क्या दिया? एक ट्रेजेक्ट्री दी है. ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्लाइंग और एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ गिवन फोर्सेस. ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है जैसे कि अगर वो किस तरीके से, इस तरीके से मान लो वो घूम रहा है या वो मूव कर रहा है तो ये एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है. वो उस मतलब एक पूरा जो पाथ को जो फॉलो करता है उसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. तो उसने बोला कि ये कुछ पाथ को फॉलो कर रहा है और ये जो है ये कोई अलग चीज़ है, ये कोई स्टार नहीं है. देन इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस. देन व्हाट डिड दे से कि ये जो भी चीज़ है ये हमारी तरफ आ रही है. द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड अ स्पेसक्राफ्ट. सुपरवाइजर ने क्या बोला कि हो सकता है ये कोई स्पेसक्राफ्ट हो. टिल्लू's father asked. By now he was joined by his teammates on the new shift. So टिल्लू के फादर ने पूछा क्या ये एक स्पेसक्राफ्ट हो सकती है, और अभी तक उनकी टीम के बाकी के मेंबर्स जो थे वो उनको ज्वाइन कर चुके थे. So we think but it needs watching. उन्होंने बोला हो सकता है ये कोई स्पेसक्राफ्ट हो लेकिन हमें देखना पड़ेगा, हमें वॉच करना पड़ेगा कि ये क्या है. A spacecraft? Where from? The solar system wasn't known to have any life anywhere else except on their planet. उनको लगा स्पेसक्राफ्ट, बट कहाँ से आएगा स्पेसक्राफ्ट क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में उनके प्लैनेट के अलावा तो कहीं लाइफ थी ही नहीं. टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archives or at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. तो अब टिल्लू के फादर को क्या याद आता है? वो पुराने दिन याद आते हैं जहाँ पे जो उनके एंसेस्टर्स थे, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स और सारे लोग थे, उनके पास एक प्रॉपरली वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम था और उसमें उस स्पेस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने क्या सर्च किया था कि उनके प्लैनेट के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में कहीं लाइफ है या नहीं है. और ये उन्होंने कैसे किया था? मैन्ड और अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट. मैन्ड और अनमैन्ड का मतलब होता है, मैन्ड मतलब जिसमें लोग हैं और अनमैन्ड मतलब जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी है, उसमें लोग नहीं हैं. लेकिन उनने क्या रियलाइज़ किया था कि कहीं और लाइफ नहीं है, सिर्फ उनके प्लैनेट में लाइफ है. नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम. लेकिन अब क्या है? आप अंदर रह रहे हो, आपके पास जो मशीन्स चल रही है उससे आप अंदर अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इससे ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. और अब आप सिंस यू आर लिविंग अंडरग्राउंड आपके पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं है. दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली
फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट। अब वो वहाँ पे एक असहाय इंसान की तरह, इम्पोर्टेंटली मतलब जो कुछ कर नहीं सकता, जो सिर्फ देख सकता है, ओके, लैकिंग इन पावर, जिसके पास कोई पावर नहीं है, फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट। वेंटेज पॉइंट मतलब जहाँ से उन्हें हर कुछ दिख तो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। Who were these strangers? ये थे कौन जो लोग आ रहे थे? The conference room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. Now everybody was lost in their thoughts. क्योंकि हर किसी के दिमाग में चल रहा था, भाई ये है क्या, कौन सी चीज़ है जो हमारी तरफ आ रही है। तो everyone was silent. इतने साइलेंट थे कि बाहर से कोई आए तो उसको लगेगा ये रूम खाली है, इसमें रूम में कोई है ही नहीं। Far from it. It was full to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो टोटली पैक था। हर कोई वहाँ पे जितने लोग काम करते थे सब के सब उस वक्त उस रूम में थे, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि ये है कौन, इसलिए सब unusually quiet थे। They knew that the president was going to make a momentous announcement, और उनको ये पता था कि जो उनके प्रेसिडेंट है अब वो एक momentous announcement करने वाले हैं। momentous का मतलब क्या होता है, बहुत ही important, जिसका significance बहुत ज़्यादा है। So ऐसा एक बहुत important announcement होने वाला था। Colleagues, I will give you the report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. उन्होंने क्या बोला कि माय डियर कलीग्स, मतलब मेरे साथ जितने भी लोग काम करने वाले हैं, मैं इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट दूंगा, ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट मुझे मिल जाती है। और हो सकता है जैसे कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है सिचुएशन चेंज हो, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दिस थिंग इज। द प्रेसिडेंट पॉज्ड टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू। तो जो प्रेसिडेंट थे वो कुछ पेपर्स रीड कर रहे थे, तो उन्होंने वापस रीड करना स्टार्ट किया। 2 spacecraft are approaching us. तो अब उनको नॉलेज आया था, मिला था, मतलब उनको किसी ने इन्फॉर्म किया कि इट्स नॉट ओनली वन थिंग, 2 स्पेसक्राफ्ट हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट व्हाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। एक जो है, सो जैसे ये अगर उनका प्लैनेट है तो एक स्पेसक्राफ्ट उसके आसपास ऑर्बिट कर रहा है और एक अभी भी कहीं दूर पे है। We guess that they are coming from our neighboring planet, और हमें क्या लग रहा है कि ये शायद हमारे कोई पास वाले प्लैनेट से आ रहे हैं। How should we react? Number 1, your views please. अब जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से उनके जो टॉप हेड्स थे, जिन लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो अब वो उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा नंबर 1 से। नंबर 1 ने क्या बोला, नंबर 1 कौन था, ही वॉज इन चार्ज ऑफ द डिफेंस, ठीक है, तो वो बेसिकली आर्मी हेड था। उसने क्या बोला, ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। तो नंबर 1 कौन था, वो था डिफेंस वाला, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। उसने बोला सर, इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। कि उसने क्या बोला, देखो सर, अगर हम चाहते हैं तो हम अब भी अपनी मिसाइल से इन स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, मतलब इससे हम कोई इंटेलिजेंट साबित नहीं होंगे। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। हम ये भी नहीं कर सकते टू रेंडर का मतलब है हम इन जो भी एयरक्राफ्ट हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इनको स्पेस में ही इनको अंडरस्टैंड करें कि ये क्या है। हम इनको एनालाइज नहीं कर सकते, हम इनको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल। अनऑपरेशनल मतलब जो ये नॉट ऑपरेशनल है, हम बिना ऑपरेशंस के, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं जिसके थ्रू हम समझ पाएँ कि इसमें क्या है। बट should they land, we can render them ineffective anytime we choose. लेकिन once they land on our planet, हम उसको एक बार में ineffective कर सकते हैं, because हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन स्पेस में जब वो ऑर्बिट कर रहे हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते। Our reports say that they do not contain living beings, they only have instruments. अब वो बोल रहे हैं कि जो उनके पास जितनी टेक्नोलॉजी है उससे क्या पता चला है कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये जो स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं इनके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इनके अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है।
Number 2, your opinion please. The president asked the scientist on the committee. तो पहला नंबर 1 कौन थे? डिफेंस वाले थे. अब उन्होंने बोला ठीक है, तुमने अपना ओपिनियन दे दिया है. नंबर 2 तुम बताओ. नंबर 2 कौन थे? वहाँ के साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या बोला? आई रिकमेंड नॉन इंटरफियरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन. मैं बोलूँगा कि कुछ जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दो, इंटरफियर मत करो. और पैसिव ऑब्जर्वेशन मतलब दूर से अंडरस्टैंड करो. पैसिव मतलब आप कुछ कर नहीं रहे, आप सिर्फ समझ रहे हो क्या हो रहा है. Since we do not know the power of the senders of these spacecrafts and we are still in the dark about their intention, हमें नहीं पता कि किन लोगों ने ये जो स्पेसक्राफ्ट है उन्हें भेजा है, और ना हमको उनके इंटेंशंस पता है कि वो क्यों भेज रहे हैं. It is wise not to reveal our existence. तो क्यों हम उन्हें बताएं that we exist? हमें नहीं पता वो यहाँ क्यों आए हैं और वो कौन लोग हैं, तो हम अपना एग्जिस्टेंस रिवील नहीं करेंगे. हम नहीं बताएंगे दैट वी लिव ऑन दिस प्लैनेट. इफ वी डिस्ट्रॉय दी स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनइफेक्टिव वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस. अगर हम गलती से भी इन स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं या अगर हम उनको इनइफेक्टिव कर देते हैं तो उन्हें ये पता चले जाएगा कि कोई है जिसने ये काम किया है. इसका मतलब देयर इज लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3. अब नंबर 3 कौन थे? एक सोशल साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या बोला, और वो कभी नंबर 2 के साथ अग्री करते ही नहीं थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने नंबर 2 के साथ अग्री किया. और नंबर 2 ने क्या बोला उन्होंने कि आई अग्री विथ नंबर 2. मतलब मैं साइंटिस्ट के साथ अग्री करता हूँ. I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there is no life on this planet. उन्होंने क्या बोला, मेरे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमको जितने भी हमारे सरफेस एक्टिविटीज़ हैं उन सबको मिनिमम कर देना चाहिए. ओके और उससे हमको क्या इम्प्रेशन देना चाहिए कि हमारे इस प्लैनेट में कोई लाइफ है ही नहीं. फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन. और उन्होंने बोला जिस तरीके से हमारी पूरी सरफेस की जो हमने कंडीशंस बनाई हैं, मेंटेन की है, उससे किसी को भी समझ में भी नहीं आएगा कि इसके अंडरग्राउंड में कोई लाइफ भी है, और हमें हर चीज़ वैसे ही रहने देनी चाहिए. बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग. इससे पहले कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी बोल पाते, उनका जो फ़ोन है वो बजा. He lifted the receiver and listened quietly for a minute. उन्होंने फ़ोन उठाया और चुपचाप 1 मिनट के लिए सामने वाला जो भी बोल रहा था वो सुना. Colleagues, he announced the first spacecraft has landed. तो उन्होंने क्या अनाउंस किया कि जो पहला स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड हो चुका है. Now let's look at the comprehension check. Why was everyone in the control room greatly excited? सब लोग जो थे वो कंट्रोल रूम में क्यों थे, इतने एक्साइटमेंट क्यों था? Everyone in the control room was greatly excited because they got to know, उन्हें क्या पता चला था that 2 spacecrafts were approaching their planet. 2 spacecrafts हैं जो उनके planet की तरफ बढ़ रहे हैं. approach कर रहे हैं मतलब आ रहे हैं. next question क्या है? was the spacecraft manned or unmanned? how do you know it? ठीक है, स्पेसक्राफ्ट मैंड था या अनमैंड था? मैंड मतलब जिसमें लोग होते हैं, अनमैंड मतलब जिसमें लोग नहीं होते हैं. तो जो स्पेसक्राफ्ट था वो अनमैंड था. और हमें कैसे पता चलता है? वो जो सेंट्रल ब्यूरो की रिपोर्ट थी उससे पता चलता है. लेट्स सी द आंसर. एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैंड, इट ओनली हैड इंस्ट्रूमेंट्स. जो सेंट्रल ब्यूरो की रिपोर्ट थी उससे पता चलता है कि वो अनमैंड था और उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स थे. सिंपल आंसर. I hope you got it. Let's look at question number 3. What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? ये जो alien spacecraft था, नंबर 1 ने क्या सजेस्ट किया और नंबर 2 ने क्या सजेस्ट किया कि क्या होना चाहिए? Number 1 suggested that they should let the spacecraft land and then it will be easy for them to make it effective. Number 1 ने क्या कहा था कि हम एक काम करते हैं, जो spacecraft है इसको लैंड करने देते हैं, उसके बाद हम इसको इनइफेक्टिव कर देते हैं. नंबर 2 ने क्या सजेस्ट किया? नंबर 2 सजेस्टेड दैट दे जस्ट वेट एंड वॉच as it would not be wise to reveal about their existence. उन्होंने बोला हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ वेट करते हैं और हम वॉच करते हैं कि वो क्या करना चाह रहा है.
हम अपनी एग्जिस्टेंस को रिवील नहीं करेंगे। Fortunately, the surface of their planet gave no signs of life anyway. और वैसे भी जो उनका जो सरफेस था उस प्लैनेट का, उसमें तो किसी को पता ही नहीं चल सकता कि इसके अंदर लाइफ भी है। Okay, now what are we going to read? Tillu accompanies his father to the control room. मतलब अब आने वाले टाइम में टिल्लू जो है वो अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम जा रहा है और अपने एक्साइटमेंट में ही प्रेसेस द ऑल इम्पोर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल। उसको इतनी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि वो कोई रेड बटन को प्रेस कर देता है एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड अ चैप्टर। It was a red letter day in Tillu's life. Red letter day मतलब a very 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 important day. So suppose if it's your birthday or suppose you are going to do something very great or something very special, it's a red letter day in your life. Okay? The day he was waiting for, इस दिन का वो कब से wait कर रहा था, for his father had at last taken him to the control room. फाइनली उसके फादर उसको कहाँ लेके गए, कंट्रोल रूम में लेके गए। From here he could see the alien spacecraft on his TV screen. यहाँ से वो जो alien spacecraft आया था वो बड़ी सी TV screen में देख सकता था। What a funny looking thing, Daddy. What does it contain? अब वो जो spacecraft था उसके बारे में उसने क्या बोला, ये कितनी funny looking सी चीज़ें, क्या है ये, इसके अंदर क्या है? Tillu asked. His father shook his head. Can't say for sure. उन्होंने क्या बोला, पता नहीं exactly ये क्या है। We are only allowed to observe it from far, but we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. उन्होंने बोला हम जो है सिर्फ इसको दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके लेकिन हम इसके पूरे पार्ट्स को, अब ये लैंड कर चुका है, हम इसके पूरे पार्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इफ़ इन केस वो कोई भी मिसचीफ कर रहा है, मतलब वो कोई भी छेड़खानी करता है, कुछ भी हमारे प्लैनेट के साथ गलत करता है, तो हम इसको तुरंत इनफेक्टिव कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. तो एक बहुत बड़ा सा पैनल था, पैनल मतलब एक बोर्ड था, उसके ऊपर बहुत सारे बटन्स थे, ओके टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली। टिल्लू ने उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज के साथ देखा, विद अ फीलिंग ऑफ वेग और रिग्रेटफुल लॉन्गिंग। मतलब उसको इतने सारे बटन्स देख के इतना मज़ा आ गया, उसका मन कर रहा था कि एक आध जाके तो वो प्रेस कर ही दे। Look, it's up to something, Daddy. टिल्लू ने क्या बोला, देखो वो कुछ कर रहा है। टिल्लू suddenly noted some movement in the spacecraft. टिल्लू ने spacecraft में कुछ movement notice किया। Others in the control room saw it too. और बाकी लोगों ने भी observe किया। All eyes were now glued to the screen. अब सब के सब स्क्रीन पे देख रहे थे कि हो क्या रहा है। A mechanical hand was emerging from the spacecraft. अब spacecraft में से एक mechanical मतलब एक machine hand निकला। It was approaching the surface of the planet. और वो planet के surface को touch करने वाला था। It bent and touched the soil. और वो bend हुआ और उसने उसकी soil को touch किया। What was it up to? People crowded towards the screen for a closer look. उनको समझ नहीं आया था ये कर क्या रहा है, तो लोग एकदम स्क्रीन के पास चले गए थे देखने के लिए कि हो क्या रहा है। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा zoomed in to the tip of the mechanical hand. और जो उनका जो कैमरा था जिसके थ्रू वो ये सब चीज़ देख पा रहे थे, उसको उन्होंने जूम कर दिया so that they could see कि एग्जैक्टली वो क्या उठा रहा है, वो क्या कर रहा है। टिल्लू was staring at the control panel and its attractive buttons. और टिल्लू क्या देख रहा था, वो एक बड़े से पैनल को देख रहा था, उसमें कितने अमेजिंग अट्रैक्टिव बटन्स थे। An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. अब उसके अंदर एक irresistible desire आया। irresistible मतलब जिसको आप रोक नहीं पाते, एकदम बहुत ज़ोर से आपका मन करता है कुछ करने का। उसको क्या मन कर रहा था, वो जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे अलग दिखने वाला जो रेड बटन था, उसको वो दबाने का बहुत ज़ोर से मन कर रहा था। He moved. There was a shrill whistle and Tillu found himself the center of attention. और वो मूव किया और उसने वो बटन दबा दिया एंड तभी एक ज़ोर की श्रिल विसल, श्रिल मतलब बहुत ज़ोर की सीटी बजाने की आवाज़ आई, मतलब एक तरीके से एक अलार्म बजा और सब लोग फिर टिल्लू को देखने लग गए थे। His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position.
उसके फादर ने उसको वहाँ से खींच के हटाया और वापस जो रेड बटन को उसने दबा दिया था उसको वापस न्यूट्रल पोजीशन में ला के रख दिया, मतलब जैसे वो पहला था वैसे ही पोजीशन में रख दिया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन जो डैमेज था वो तो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज टू वर्क, वो जो मैकेनिकल हैंड था वो अब काम नहीं कर रहा था। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अब नासा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, एक साइंटिस्ट था जो सबको बता रहा था कि उनका जो ये वाइकिंग मिशन था उसमें क्या हुआ था। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मशीन, अब वो क्या बताए थे, वाइकिंग मशीन में सब अच्छा हो रहा था। देयर इज अ स्मॉल हिच, द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ माल फंक्शन। अब वहाँ पे कंटिन्यूसली आप ऑनलाइन रिपोर्ट देते जा रहे हो, तो उसने क्या बताया कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से जो हैंड था, मैकेनिकल हैंड जो मार्स की सॉइल को लेके आने वाला था, उसने काम करना बंद कर दिया है। We don't know the cause, but our technicians are confident they will sort it out. हमें exactly समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमारे टेक्नीशियंस को लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। And shortly afterwards there was another press release from NASA, और थोड़ी ही देर बाद एक और प्रेस रिलीज आई। क्या आई? The mechanical hand is working again थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, कि वो जो मैकेनिकल हैंड है ना वो प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारे टेक्नीशियंस ने बहुत अच्छा काम किया है। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, अब जो सॉइल सैंपल्स जो हमने मार्स से कलेक्ट किए हैं अब उनको हम समझ रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं देखने के लिए कि क्या वहाँ लाइफ है या नहीं है। Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्या वहाँ पे मार्स में लाइफ है या नहीं है। Okay, life on Mars. Of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. Mars जो है वो सबसे ज़्यादा पास है और उसकी जो physical conditions है वो Earth से काफ़ी मैच करती हैं। So the scientists behind the Viking machine were hopeful of finding life on Mars, but they were in for a disappointment. The Viking mission found no signs of life on Mars. जो साइंटिस्ट थे वो ये देखना चाहते थे कि क्या मार्स में लाइफ है, लेकिन इस पूरे वाइकिंग मिशन के बाद उनको डिसअपॉइंटमेंट मिला क्योंकि उनके हिसाब से मार्स में कोई लाइफ नहीं है। So basically, if you understood it correctly, this entire chapter, Tillu, father, they were all living on Mars. And Mars में पहले वो लोग naturally रहते थे, लेकिन because of a bit of changes in the sun, now they started to live underground. और ये जो एक वाइकिंग मशीन में जो हैंड ने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज टिल्लू ने वो रेड बटन दबा के उसे इनइफेक्टिव कर दिया था, एंड जब उन्होंने वापस न्यूट्रल में डाला तो हम हैंड ने वापस काम करना स्टार्ट कर दिया। बट सिंस दे डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, वी डिड नॉट गेट टू नो कि मार्स में भी लाइफ थी। नाउ दिस इज अगेन अ फिक्शन विच इज ब्यूटिफुली रिटन बाय जयंत नर्लिकर। लेकिन नासा की रिपोर्ट क्या आई कि नहीं वहाँ तो कुछ नहीं था। सो यू नेवर नो, जैसे आज हम अर्थ में हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है कहीं लाइफ हो, वैसे ही हो सकता है कहीं वाकई लाइफ हो, और वो भी ढूंढ रहे हैं कि क्या कहीं और लाइफ है हमारे सोलार सिस्टम में। बिकॉज हम सोलार सिस्टम में, हम इतने बड़े यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे हमारा एक सोलार सिस्टम है वैसे लाखों सोलार सिस्टम्स हैं, और वो उतने सारे सोलार सिस्टम में एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ। उस एक छोटे से प्लैनेट के उसमें इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें इतने सारे ओशंस हैं और सीज़ हैं, उसमें से एक कॉन्टिनेंट होता है इंडिया, ओके, या कोई भी कॉन्टिनेंट की बात कर लो, हम एशिया की बात करते हैं। उस एशिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें एक छोटी सी कंट्री है हमारी इंडिया। उस इंडिया में इतनी सारी कंट्रीज सारी सिटीज़ हैं, उसमें से एक छोटी सी सिटी में हम रहते हैं। अब उसमें इतने सारे घर हैं, इतने सारी रोड्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे गांव हैं, उसमें से किसी एक छोटी सी जगह पे हम रहते हैं और हम बोलते हैं हम सबसे इंटेलिजेंट हैं, हमें सब पता है, हमें तो सारा कुछ, हर किसी चीज़ का नॉलेज है, राइट? हमें नॉलेज नहीं है, हम अभी भी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ जानने की। सो ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये स्टोरी हमें बताती है कि हमारा नॉलेज बहुत छोटा है, हमारे सामने जो है हम सिर्फ उस चीज़ को देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं दिखती और हमें नहीं समझ आती, जो हम आने वाले टाइम में समझेंगे, right? So on this note we are done with our chapter, and now in the next video we are going to start with the summary of the chapter followed by NCERT solutions. So stay tuned, stay connected, and thank you. Bye bye.